हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कार्बेनायंस के बारे में। तो अभी तक हमने जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ा है वो हमने कार्बोकेटायन के 2 लेक्चर्स पढ़े हैं। पहले लेक्चर में हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हमने क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायंस के बारे में स्टडी किया था। तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कार्बेनायंस। देखिए इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे कि कार्बेनायंस क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे उनका जनरेशन क्या होता है, और फिर इस रिएक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जो कार्बेनायन है, इस कार्बेनायन की अगर हम बात करें तो कार्बेनायंस क्या होते हैं। एनायन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जहां पे कार्बन क्या हो, कार्बन कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कार्बेनायन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल C-। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, सबसे इजी एग्जांपल हमारा क्या होता है, ये मिथाइल कार्बेनायन। ये क्या है, एक मिथाइल कार्बेनायन। एक ये बात हो गई। तो इस स्पीसीज कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज कार्बेनायन आर नोन एज कार्बेनायन। फिर क्या होता है, ये कैसे बनी होती हैं, ये कैसे बनी होती हैं या कैसे जनरेट होती हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाय, मैं आपको बता चुका हूं जीओसी के लेक्चर्स में, हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के, वो एक स्पीसीज की तरफ क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा स्पीसीज लिया है जहां पे ये कुछ ऐसा है, ये मिथेन लिया है। देखिए इसके पास क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों मूवमेंट हो जाए किस तरफ, एक कार्बेनायन की तरफ। तो क्या हो जाएगा, एक एटम की तरफ मूव होगा तो ये CH3 माइनस हो जाएगा और प्लस H+ हो जाएगा। तो देखिए ये कार्बेनायन जनरेट हुआ। तो ये जनरेट कैसे होते हैं, देखिए ये जब जनरेट होंगे जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी किसी भी एटम से, कोई भी एटम से जिसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी क्या होनी चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये कार्बेनायन आपका जनरेट होगा। अभी हम आपको जनरेशन में पढ़ाएंगे ये कार्बेनायन कैसे जनरेट होता है, आपके किसी बेस के भी प्रेजेंस में। तो ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब अगर हम बात करें तो जो ये हमारा कार्बेनायन होता है, तो ये हमारा एक डायामैग्नेटिक स्पीसीज होती है। क्या होती है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज। डायामैग्नेटिक स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इनके कोई भी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो सारे पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो और फिर क्यों होते हैं, क्योंकि इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कंप्लीट होता है। और इनमें जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो 8 होता है। 8 होता है कैसे, अगर हम बात करें एग्जांपल की मिथाइल रेडिकल की, मिथाइल कार्बेनायन की बात करें तो देखिए मिथाइल ये है CH, ठीक। देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 6 बॉन्ड पेयर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसलिए इसमें टोटल
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, इनकी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में कि कौन ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ये इसकी बात ये हुई कि हमारे जो कार्बन आयंस के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो कोई अगर आपसे पूछे कार्बन आयन क्या होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कार्बन आयंस आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। फिर क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है, जहां पे आपके शेयर्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स वन एटम। फिर ये जनरेट होते हैं इसी तरह से। फिर जनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि जो कार्बन होगा वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू पर्टिकुलर बॉन्डेड एटम, या हम इसको भी जनरेशन में आपको बताएंगे, और भी बेस की प्रेजेंस में भी जनरेट होता है। फिर ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। डायामैग्नेटिक स्पीसीज का मतलब इनके पास चार इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और लास्ट में जो इनका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इनके पास क्या है, कंप्लीट होता है इनका ऑक्टेट। कंप्लीट होता है इनका ऑक्टेट, एक ऑक्टेट इनका पूरा कंप्लीट होता है। अब देखिए ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होने के वजह से मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या होता है, ये आर पे दे एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, दे एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं जितने भी, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि यार दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये हमारा इतना बेसिक हुआ। कोई भी स्पीसीज जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर जैसे कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है वहां पे हमारा क्या होगा, अटैक करेगा। इतनी बात समझ गए, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिए ये हमने बना लिया कि एक कार्बन आयन हो गया कि कार्बन आयन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम कार्बन आयन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर डालेंगे तो अगली हेडिंग हम डालेंगे, ये सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। अब डालिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आइए हम बात करते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक पिरामिडल इन नेचर होता है। कैसा होता है, पिरामिडल इन नेचर। इनका स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मोस्टली sp3 होता है। अभी बताएंगे कहाँ कहाँ पे, थोड़ा sp2 भी हो जाता है, वो हम आपको थोड़ा बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई जनरल पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर पिरामिडल क्यों आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों है, तो आइए उसको हम एक तरीके से सीखते हैं। तो देखिए अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम आपसे CH3- ले लिया, क्या ले लिया, एक मिथाइल कार्बन आयन ले लिया। अब इस मिथाइल कार्बन आयन का हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सबसे सिंपल एग्जांपल यही होता है हमारा। तो अगर हम बात करें तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सी है, कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए कार्बन को क्या करेंगे, हम बाहर लिखेंगे। तो कार्बन का 6 होता है, तो 6 का मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, हम ऐसे ही तो लिखते हैं। फिर देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, इसको पहले हम सेल के फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए तो ये ऐसे होगा, ये कार्बन है तो ये होगा 1s, ये होगा 2s, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 2s, ये है 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन।
फिर क्या करते हैं, कार्बन पे देखा हमने नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन चेंजेस इनटू C माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, बाय एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कार्बन बिकम्स C माइनस बराबर, तो ये हमारा आपका 2s रहेगा ऐसे ही। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन किसने किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, ये। अब इसलिए ये आपका 2 माइनस हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मिथाइल रेडिकल में देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन यहां पे आएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे भैया लोग, ठीक। अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको दे देंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। बॉन्ड बना लिया तो देखिए ये जो लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए S का 1 ऑर्बिटल, P के कितने 3 ऑर्बिटल, तो इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। जब कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया तो हमने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना लिया। अभी बनाना मत, टेट्राहेड्रल मत बनाना, ये कुछ ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ऐसे होता है। अब क्या होगा, यहां पे देखिए 3 बॉन्ड पेयर H के हैं, लेकिन एक क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक। ये अब क्या हो गया, देखिए जब हम इसकी ज्योमेट्री लिखते हैं, जब हम कभी भी इसकी ज्योमेट्री लिखते हैं तो देखिए जब कभी भी ज्योमेट्री लिखेंगे तो उसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो ये ज्योमेट्री कैसे हो गई, देखिए पिरामिडल, तो ये आपकी पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। आप समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री पिरामिडल। अब देखिए मैंने आपको पहले लिखा था डायामैग्नेटिक, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, इसलिए ये कैसे हैं, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। जो मैंने सब वहां पे लिखा था यहां पे आप क्या कर रहे हैं, समझ गए होंगे। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। देखिए इसका हाइब्रिडेशन sp3 ज्योमेट्री आपकी पिरामिडल होती है। कहीं कहीं ऐसा स्ट्रक्चर जो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मैंने मान लीजिए CH2 माइनस NO2 ले लिया, नाइट्रोमेथेन ले लिया। अब देखिए ये तो sp3 होना चाहिए, क्या sp3 होना चाहिए, अभी तक हमने पढ़ाई की नहीं, लेकिन क्या होता है, ये आपका वो होता है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के वजह से आपका ये NO माइनस O माइनस और प्लस, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के वजह से जो नाइट्रोमेथेन का होता है ये थोड़ा सा इसमें प्लेनरिटी आ जाती है, sp2 हाइब्रिडेशन यानी इनकी ज्योमेट्री प्लेनर हो जाती है। तो जो मोस्ट ऑफ द जो रिजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं जैसे कि बेंजाइलिक, एलाइलिक, उनमें sp3 के साथ साथ sp2 का भी कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से देखिए sp2 दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, 2H सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो sp एक ये बना रहा है सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। लेकिन जनरल में आपका तरीका sp3 ही एग्जाम में आता है। अब हमने ये बात कर ली इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे कि इनका जनरेशन कैसे होता है, और कुछ नेम रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये उसमें जनरेट होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके जनरेशन ऑफ कार्बेनायन के बारे में। क्या बात करेंगे, जनरेशन ऑफ कार्बेनायन के बारे में। बहुत ही बेसिक है ये, इसमें कोई जनरेशन ऑफ कार्बेनायन
क्या होगा, देखिए क्या करें हम, मान लीजिए हमने आपको अभी जो मीथेन लिया था, इसको हम किसी बेस से ट्रीट कर दें, क्या बेस से ट्रीट कर दें, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे कि मान लीजिए हमने NH2 माइनस ले लिया, NH2 माइनस ने कंजुगेट बेस ले लिया, ये क्या होगा, ये यहां से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा, NH3 बना लेगा और साथ में हमारा CH3 माइनस बन जाएगा। ये बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कुछ इनोलेट केमिस्ट्री की बात करें तो CH2H CHO और ये देखिए, फिर इसको अगर हम बेस से ट्रीट कर दीजिए, मान लीजिए OR माइनस से बेस से ट्रीट किया, तो यहां से ये प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बना लेगा आपका ROH प्लस CH2 माइनस CHO। तो जितने भी आपके इनोलेट केमिस्ट्री की बात हो, क्या इनोलेट केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपका कार्बन आयन ही जनरेट होता है। वो डिफरेंट तरह के आपके बेस यूज किए जा सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी नेम रिएक्शन मैंने पढ़ाई हैं, नेम रिएक्शन लेक्चर सीरीज में आप लोग विजिट कर सकते हैं उसको। तो मैंने आपको पढ़ाई है कौन सी रिएक्शन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहीं 2-3 रिएक्शन के नाम बताइए जहां पे कार्बन आयन जनरेट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इनोलेट केमिस्ट्री में। इनोलेट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन सबसे फेमस रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, और बता दीजिए स्टॉबे कंडेंसेशन, स्टॉबे कंडेंसेशन, और बता दीजिए आप, चलिए आप वो बता दीजिए परकिन बता दीजिए, परकिन के साथ साथ आप वो बता दीजिए क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन बता दीजिए, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। इतनी बात समझ गए। तो देखिए जनरेशन आपका कहीं से भी हो सकता है, बस सिंपल आपका एक बेस होना चाहिए। बेस आपका कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप, डिफरेंट तरह के आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें, देखिए CH2 CO2 CO C2H5, इसको हमने बेस से मान लीजिए हमने क्या ले लिया, बेस OR माइनस ले लिया, तो ये प्रोटॉन एसिडिक है, ये मिथिलीन प्रोटॉन है, मिथिलीन ग्रुप, तो मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से इसने प्रोटॉन दे दिया और यहाँ पे इसने CO2 C2H5 CO2 C2H5, ये देखिए कार्बन आयन जनरेट हो गया और लास्ट में हमारा ROH निकल गया। तो इस तरह के आपका कुछ भी दिया होगा तो आप लोग उसमें गेस कर लेंगे कि ये हमारा एक कार्बन आयन जनरेट हो रहा है। अब देखिए हमने कार्बन आयन जनरेट कर लिया, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ये एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन पार्ट होता है इस रिएक्शन का, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कैसे इफेक्ट होती है। तो आइए अब हम मूव करते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो उसको पढ़ने से पहले आइए थोड़ा रिकैप करते हैं पहले लेक्चर को। तो देखिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो देखिए कार्बन आयंस क्या होते हैं, जिनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनका मतलब क्या है, इनका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीटेड है। ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी ये स्टेबल है, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, ये अपने फैक्टर को स्टेबलाइज करेंगे। ऑलरेडी ये स्टेबल है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनको दे रहा होगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। देखिए अब इनके पास नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे होंगे वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इतनी बात समझ गए। कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इनकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा विड्रॉ करेंगे वो आपकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस की बात करें, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये मैंने क्या लिखा है, EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
ग्रुप। ठीक, फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इन्हीं का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहां पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, फिर यहां पे लिख लीजिएगा आर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये होता है। तो क्या होगा, इसको अगर हम एक फॉर्म में, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, माइनस आई ग्रुप, माइनस एम ग्रुप या माइनस आर ग्रुप, ये दोनों एक होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम या प्लस आर ग्रुप। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। अब इन तीनों को क्या करें, हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ग्रुप या माइनस आर ग्रुप। प्रोपोर्शनल टू आई, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम प्लस आर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे, इसलिए इनके फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। फिर और भी फैक्टर आ जाएंगे, अभी उसके बाद हमको पढ़ाएंगे कि पीके वैल्यू का रोल क्या होता है, एरोमेटिसिटी का रोल क्या होता है, उस तरह के आपके सारे चलते रहेंगे। इस तरह का आपका एग्जांपल है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमने कुछ जीओसी लेक्चर्स में मैंने जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया और भी मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, तो मैंने आपको वहां पे से सारा मैं इसकी स्टेबिलिटी बता चुका हूं। तो क्या करना है, अब हम आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, अब बस उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन आयंस स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो मिक्सअप होंगे माइनस आई के, माइनस एम के, साथ में प्लस एम के, इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। तो हमें प्रैक्टिस करने में क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन हम स्टार्ट क्या करेंगे, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आइए मूव करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक, तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट आपको सबसे पहले कोई भी बुक में क्या होगा, सबसे बेसिक एग्जांपल आपको क्या दिया होता है, आपको एक दे दिया जाएगा, कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, जैसे कि मिथाइल कार्बन आयन दे दिया जाएगा, फिर आपको इथाइल कार्बन आयन दे दिया जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आपको कुछ ऐसा कार्बन आयन दे दिया जाएगा आइसोप्रोपाइल टाइप का। ठीक, फिर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3। ठीक है, ये जो आपके ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम्पल आपको तो बिल्कुल 100% लिखना ही होता है एग्जाम में। तो देखिए अब क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम इसकी बात करें तो ये मिथाइल कार्बन आयन है। क्या है, एक सिंपल मिथाइल कार्बन आयन। ठीक, देखिए ये कार्बन आयन की बात अगर हम करें तो इससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। जब एक कार्बन आयन और जुड़ा हुआ है तो ये क्या है आपका, एक प्राइमरी कार्बन आयन। यहां पे देखिए ये जो कार्बन आयन है कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, ये क्या हो गया, टर्सरी। ठीक, तो अगर हम बात करें तो देखिए जो मिथाइल ग्रुप होता है ये क्या होता है आपका, प्लस आई शो करता है। क्या शो करेगा, प्लस आई। ये भी क्या है, प्लस आई। ठीक, इन तीनों की बात करें तो देखिए यहां पे कितने हैं, 3 प्लस आई ग्रुप, यहां पे कितने हैं, 2 प्लस आई,
यहां पे कितना है 1 प्लस आई। तो क्या हो रहा है, देखिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तीनों का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। लेकिन यहां पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने के वजह से, 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने के वजह से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब इतनी ज्यादा हो जाएगी तो इसका ऑक्टेट क्या उबाल मारने लगेगा, मतलब कहेगा भैया हम बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने लगे। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और मैंने आपको जब कार्बोकेटायन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यहाँ पे जस्ट कार्बोकेटायन का रिवर्स चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस आई ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मैक्सिमम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से लेस स्टेबल हो जाएगा, यानी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, मान लीजिए हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए मिथाइल तो भैया इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ही ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, ए जो होगा हमारा मैक्स स्टेबल होगा कंपेयर टू बी, बी इज कंपेयर टू सी, सी इज कंपेयर टू डी। हमारा कुछ इस तरह चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मोर स्टेबल, ये क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट स्टेबल। ये हमारे कुछ इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब आइए हम और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, अब मैंने आपको क्या किया, 3 एग्जाम्पल दे दिया। यहां पे मान लीजिए मैंने पीएच लगा दिया, यहां भी पीएच लगा दिया, यहां भी पीएच लगा लिया, ये माइनस, फिर क्या किया, यहां पे एक पीएच लगा लिया, यहां पे एक पीएच, यहां पे एक हमने एच लगा दिया। फिर क्या होगा, यहां पे हमने एक पीएच लगा दिया, यहां पे हमने 2 एच लगा दिए। इस बार हम मिथाइल रेडिकल को नहीं ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ए है, ये मान लीजिए हमारा बी है, ये मान लीजिए हमारा सी है। अब बताइए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ट्राई करिए, 1 मिनट हो गया। देखो पॉज करके आप लोग ट्राई करते रहिएगा, अगर लंबा टाइम देंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब यहां पे अगर आपने क्या किया, टर्सरी का रोल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए जो हमारा फिनाइल रिंग होती है, ये पीएच का मतलब क्या है, एक फिनाइल रिंग। मैं एक ओपन करके लिख रहा हूं, ठीक है, ये फिनाइल रिंग, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन। यहां पे कॉन्जुगेशन होगा। यहां पे देखिए 2 फिनाइल हैं, तो क्या हो जाएगा, जो कार्बेनायन है दोनों फिनाइल रिंग में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोर कॉन्जुगेशन, मोर कॉन्जुगेशन या रिजोनेंस। ठीक, यहां पे क्या होगा, 1 फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड, मतलब मैक्स, एक्सटेंडेड बोल दो या मैक्स कॉन्जुगेशन या आप रिजोनेंस बोल दीजिए। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस होती है, जो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा या रिजोनेंस बोल दीजिए उसको, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। वहां पे टर्सरी वर्सरी का मत लगा देना, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जब कभी भी फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो आपका तरीका क्या होगा, ये मैक्स स्टेबल होगा, ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा, ये आपका मोस्ट स्टेबल होगा, ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा। बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? इतनी बात समझ गए तो इनको क्या करिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल कर लिया, पहले हम क्या करेंगे, इजी एग्जांपल्स करेंगे। देखो अगर इजी एग्जांपल्स की बात करें
तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, CH2 माइनस, और मान लीजिए हमने यहाँ पे एक F लगा लिया। फिर क्या होगा, हमने यहाँ पे CH2 और CH2 माइनस, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक F लगा लिया, और ये हमारा एक ग्रुप यहाँ पे CH3 था, सॉरी यहाँ पे CH3 होगा, और इस तरह का हमने कुछ ग्रुप लगा लिया। तब क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब इस तरह के कार्बन आयन आते हैं तो हमें क्या करना होता है, देखना पड़ता है कि ये ग्रुप देखिए कैसा है, -I ग्रुप, ये भी कैसा है, -I ग्रुप। अब यहाँ पे 2 -I ग्रुप है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो आप याद करिए इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था एक DNP रूल। DNP रूल ये कहता है कि डिस्टेंस, ये क्या होता है, नंबर, फिर क्या होता है, पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। तो कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, मैं आपको सब बता चुका हूं, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। ये होता है रूल, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जितनी दूर लगा होगा इंडक्टिव इफेक्ट उसका क्या होगा, उतना कम होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव देखिए, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पहली पोजीशन है, ये मान, तो ये पहली थी, ये मान लीजिए दूसरी है, हमने कोई भी मान लिया। यहाँ पे देखिए फ्लोरो कहाँ लगा है, दूसरी पोजीशन पे, यानी दूर लगा है इस नेगेटिव आयन की वजह से। तो क्या होगा, यहाँ पे पास में लगा हुआ है, तो इसका क्या होगा, मैक्स -I, इसका मैक्सिमम -I होगा। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, तो स्टेबिलिटी ऑफ A इज डायरेक्टली एज कंपेयर टू B, हमारा ये एक इस तरह का होगा। अब देखिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल और ले लिया, देखिए CH3 CH2 माइनस, यहां पे हमने लगा लिया एक ग्रुप NO2। फिर क्या किया, हमने एक एग्जांपल और लिया CH3 CH2 माइनस, और हमने यहां पे आपको फ्लोरो लगा दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो देखिए ये भी -I, ये भी कैसा, -I, दोनों -I है, लेकिन ये क्या है, मोर -I, इसका जो -I होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां पे क्या होगा, लेस -I, इसका -I ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ओके, इतनी बात समझ गए कि कैसे हम करेंगे। बाकी इसके मैंने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको आपके इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग वहां पे इसको विजिट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपको इस तरह के एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा इजी एग्जांपल्स हुए, अब हम मूव करते हैं अपने थोड़े टफ एग्जांपल्स की तरफ। और टफ एग्जांपल्स में हम लेंगे एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए मैंने कुछ एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, इस तरह का ले लिया, यहां पे मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, CH2 माइनस। ठीक, फिर हमने यहां पे लगा दिया CN। ठीक, फिर हमने यहां पे लगा दिया CH2 माइनस, यहां पे हमने लगा दिया COH। ठीक, आप बताइए कि इसमें से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो देखिए ये भी ग्रुप कैसा है, -I, ये भी ग्रुप कैसा है, -I, दोनों -I ग्रुप है। तो यहां पे क्या देखेंगे, अब यहां पे और डिस्टेंस भी देखिए, मान लीजिए 1 2 3 पोजीशन पे लगा है, 1 2 3, ये भी 3 पोजीशन पे लगा है। अब दोनों की क्या है, देखिए DNP में क्या कहता है, डिस्टेंस अगर सेम देन गो नंबर, नंबर भी क्या है, सेम है, देन गो पावर। सीरियल वाइज चलेगा, पहले हमेशा डिस्टेंस देखेंगे, फिर उसके बाद जब डिस्टेंस सेम आ जाएगी
तो नंबर देखेंगे, नंबर अगर सेम आ गए तो हम पावर की तरफ जाएंगे। देखिए यहां पे डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम। पावर की बात करें तो जो Cn माइनस होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। इतनी बात समझ गए। अब मान लीजिए हमने इसी के बगल में एक एग्जांपल और लिख लिया, कुछ इस तरह का लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। CH2 माइनस, हमने यहां पे CH3 लगा दिया, लेकिन CH3 क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप। अब ये प्लस आई ग्रुप होने की वजह से ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, कब करेगा, तो यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी तरह के आपके फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं। जो माइनस आई की मैंने आपको टेबल लिखवाई थी वो वहां पे आप देख सकते हैं। बाकी अभी प्रैक्टिस में हम लोग सारा कर लेंगे। ठीक, एक इस तरह का हो गया। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल और ले लिया, ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल होता है और इसको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। NF3 प्लस ले लिया, ठीक, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहां पे हमने CH2 माइनस ले लिया, फिर हमने यहां पे NR3 प्लस ले लिया। ठीक, ये क्या है, फिर हमने आपको कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया, CH2 माइनस और NH3 प्लस, हमने कुछ इस तरह के एग्जांपल ले लिए। अब बताइए इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा। ठीक, और अब अगर हम बात करें इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए ये सारे नाइट्रोजन के पॉजिटिव फॉर्म में है, यानी ये आपके अमोनियम साल्ट्स टाइप के हैं। अमोनियम साल्ट्स तो होने के वजह से, प्लस चार्ज होने के वजह से जितने भी टेट्रा वायलेंट साइड होते हैं इनका माइनस आई ग्रुप शो करता है। क्या शो करेगा, माइनस आई। इतना मैं आपको बता देता हूं। ये माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें ये भी इसको देखिए, तो यहां पे जो फ्लोरो लगा हुआ है, फ्लोरो भी क्या है, एक माइनस आई। नाइट्रोजन तो प्लस तो था ही साथ में क्या हो गया, माइनस एफ भी लगा है, तो इसका माइनस आई क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इसका माइनस आई ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पे हमारा बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल, बहुत ही बेसिक चलता है, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए ये जो NR3 प्लस है और ये NH3 प्लस का केस ही थोड़ा उल्टा चलता है। देखिए अगर हम बात करें तो जो NR3 होता है, NR3 में जो R ग्रुप लगे हैं, ठीक, R ग्रुप क्या होते हैं, बल्कियर होते हैं। R ग्रुप बल्की होने की वजह से, R ग्रुप बल्की होने की वजह से इनके बीच में यहां क्या होगा, रिपल्सन। यहां रिपल्सन होने की वजह से, जब रिपल्सन होगा तो यहां पे क्या करेगी, एंगल इंक्रीज कर जाएगा। अभी मैं आपको बस इतना बता देता हूं, एंगल इंक्रीज करेगा। जैसे ही एंगल इंक्रीज करता है तो उसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, आपको सबको पता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, माइनस आई ग्रुप इंक्रीज करेगा। और ये जो आपको सारी बातें हैं ये आपको पढ़ना पड़ता है कहां पे, बेंट्स रूल में। कहां पे, बेंट्स रूल में आपको बताया जाता है। देखिए ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो होता है, लेकिन साथ में यहां पे रिपल्सन का रोल आ गया। रिपल्सन जितना ज्यादा तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, उसकी चेंज हो जाएगी। ये पिरामिडल थी तो क्या हो जाएगी, sp3 के बजाय अब ये प्लेनर होने लगेगा। जब sp2 करेक्टर आ जाएगा, sp2 करेक्टर आने की वजह से उसमें आपका परसेंटेज ऑफ एस बढ़ेगा। जैसे ही परसेंटेज ऑफ एस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ेगी, माइनस आई ग्रुप क्या होगा, बढ़ा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये होगा। यहाँ पे डोमिनेटिंग आपका एंगल का रोल होता है, बल्किनेस होती है। आप प्लस आर मत लगा दीजिएगा, प्लस आई लगा देंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसलिए ये आपका जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स के लिए क्या है, एक बहुत ही स्पेसिफिक
एग्जाम्पल आपका हो जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, समझ गए? तो इस तरह के एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्स में कर लीजिएगा, बहुत आता है। मैं आपको बता दूं सारे एग्जाम्स में, आप IIT JEE या नीट के एस्पायरेंट्स हो, साथ में चाहे IIT JAM के हो, चाहे आप नेट के हो, चाहे गेट के हो, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में, आपको बता दो सेम क्वेश्चन जो नीचे वाला है आपके एग्जाम्स में ऑर्डर के रूप में आ चुका है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे, हमने देखो इतने एग्जाम्पल कर लिए, थोड़ा वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल कर लिए। अब आइए अब हम मूव करते हैं थोड़े कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक, डिफरेंट एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, CH2 माइनस, हमने यहां पे OCH3 लगा दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इस बार हमने आर्थो पे लगा दिया। फिर क्या किया हमने, मेटा पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया। तो मान लीजिए इसका नंबर A है, इसका B है और इसका C है, ABC। क्वेश्चन आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन स्टेबिलिटी। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी। आप लोग ट्राई करिए 1 मिनट। ठीक, कर लिया, पॉज करके करिएगा आप लोग। ठीक, अब देखो ऐसे एग्जांपल्स को हम कैसे करेंगे। तो अगर आपने मैंने मेरा इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर, मेसोमेरिक इफेक्ट का लेक्चर मिस कर दिया है तो आप लोग उनको विजिट कर सकते हैं, बाकी लगभग सबको पता होता है। देखिए जो हमारा ये ग्रुप होता है OCH3 ग्रुप एट मेटा पोजीशन, मैं बता दिया, मैं आपको बताया था जब कभी भी मेटा पोजीशन पे होता है ओनली -I ऑपरेट्स। कोई भी कह लीजिए मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस -I एंड +M क्या होता है, ऑपरेट्स करता है। ये आपको पॉइंट याद करने चाहिए, चाहे वो -I चाहे वो +M, इस तरह के कंडीशंस आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ग्रुप कैसा है, -I, मेटा पोजीशन पे है, आर्थो मेटा पैरा। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ग्रुप कैसा है आपका, -I, साथ में क्या है, +M। यहां पे देखिए, यहां पे -I होगा और यहां पे आपका +M होगा। ठीक, तो अब आप लोग इसको अरेंज करिए। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। ठीक, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M। ये पॉइंट अभी मैंने आपको लिखवाया, इस तरह से होता है। ठीक, तो देखिए +M क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, इसका मतलब जहां पे -I होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, तो A हमारा क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे +M तो दोनों जगह ऑपरेट कर रहा है, +M दोनों जगह ऑपरेट कर रहा है, और +M डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने आपको बता दिया था कि डिस्टेंस पे +M नहीं डिपेंड करता है। तब क्या होगा, जब ये -I है तो देखिए -I यहां पास में है, यहां पे कहां है, बहुत दूर, तो यहां पे क्या होगा, -I क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब यहां पे -I नेग्लिजिबल हो जाएगा तो -I यहां पे ऑपरेट कर रहा है, +M तो दोनों जगह ऑपरेट करेगा, यहां पे क्या होगा, -I ऑपरेट करेगा, तो A इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B, B इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू C। ये हमारा क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर होगा। इतनी बात समझ गए, तो इसको क्या करिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं आपको पॉइंट बता दिया हूं, चाहे ग्रुप मेटा पोजीशन पे चाहे -I हो चाहे +M लगा हो, आपको हमेशा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट। आप इस तरह के पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए
ये वाला कैसा बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज अटैच विद डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज अटैच विद डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ये भी कैसा है, ये एलाइलिक है, ये भी कैसा है एलाइलिक, ये भी कैसा है एलाइलिक। मतलब तीनों में क्या है, नेगेटिव चार्जेस इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। लेकिन इसकी बात करें तो इसको देखें तो ये देखिए ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 3rd डिग्री, ये कैसा है प्राइमरी। तो क्या है प्राइमरी एलाइलिक जो होगा, मैंने आपको बताया था प्राइमरी आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, यहाँ पे इससे आ रहा होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखिए ये प्राइमरी है तो प्राइमरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्सरी। तो प्राइमरी क्या है सी एज कंपेयर टू ए एज कंपेयर टू बी। ठीक है, हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा। रेजोनेंस देखो तीनों में बराबर है, रेजोनेंस क्या एक पाई बॉन्ड है, तीनों में बराबर है, लेकिन रोल किसका आ गया यहाँ पे प्राइमरी का। इसकी बात करें तो देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे रोल किसका होगा, ये रोल होगा रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को बोल देंगे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो हमें सबको पता है कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम या -i ग्रुप। तो जितनी ज्यादा एस करेक्टर होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी उसका -i ग्रुप क्या होगा उतना ज्यादा होगा, और क्या हो जाएगी तो मोर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए ये आपका इथाइल है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी बताया था ये sp3 होगा। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक लोन पेयर, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 होगा। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात करें तो यहां पे कितना आ जाएगा 25%, यहां पे क्या जाएगा अप्रॉक्स 33.33%, यहां पे क्या हो जाएगा 50% एस करेक्टर। यहां पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या हो, यानी ये जो कार्बन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा ये आएगा। इतनी बात समझ गए, ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का रोल क्या होता है, तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, तो आइए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मैंने आपको कुछ एक ऐसा दे दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बस यहां पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, फिर क्या किया हमने यहां पे और NO2 ग्रुप लगा दिया इस तरह से, और फिर हमने यहां पे लगा दिया। अभी देखिए प्रीवियस एग्जांपल आप याद करिए, तो मैंने आपको बताया था जो ये नेगेटिव ग्रुप होते हैं, बेंजीन रिंग आ जाती है, तो यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये -i होता है और साथ में -m होगा। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अभी तक खींचते हैं इसलिए -i। यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली -i क्योंकि अटैच्ड एट मेटा पोजिशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा -i एंड -m। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो -i होगा बहुत दूर है, तो लेस -i होगा, क्या हो जाएगा लेस -i। देखिए
तो जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। यहां दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां पे दोनों प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पे माइनस आई ज्यादा होगा, जहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए ये एग्जांपल मान लीजिए ए है, ये एग्जांपल बी है, ये एग्जांपल मान लीजिए सी है। यहां पे देखिए माइनस आई है, यहां दोनों में माइनस है, माइनस आई, यानी बी क्या होगा, लीस्ट। ये तो याद आ जाएगा कि बी आपका लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक, बी लीस्ट स्टेबल हो गया। यहां पे आई नेग्लिजिबल है, यहां पे आई पास में है तो मैक्सिमम होगा, तो इसलिए आपका ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सी। ये आपका ठीक होगा, ये आपका मोस्ट स्टेबल आपका एक ग्रुप होगा। इतनी बात समझ गए कि इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी ग्रुप लगा हो, माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगाओ, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखो, अगर अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, इसको बहुत डिटेल में ले जाके, क्योंकि हमको बेंट रूल आपको समझाना पड़ेगा। तो अगर हम रिंग साइज की बात करें तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। जैसे होगा, मतलब क्या होगा, स्मॉलर द रिंग रिंग साइज ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ऐसे है ना। इसके पीछे जो रीजन होता है, यहां एक रीजन एक्सप्लेन होगा, बेयर्स स्ट्रेन के बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी हमारा एक बेंट रूल टाइप का लगता है। दोनों रूल आपके यहाँ पे साथ में चलते हैं। तो अगर हम रिंग साइज की बात करें तो मान लीजिए हमने आपको एक 6 मेंबर रिंग दे दिया। मैं आपको रीजन में समझाता हूं। एक बार मैंने आपको 5 मेंबर रिंग दे दिया, एक बार हमने आपको 4 मेंबर रिंग दे दिया, एक बार हमने आपको 3rd मेंबर रिंग दे दिया, और दोनों पे क्या हमने लगा लिया, कार्बन आयन लगा लिया। इस तरह का आपका एग्जाम में आ गया। तो इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे करेंगे, देखिए यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। वो स्ट्रेन कौन सा होता है, बेयर्स स्ट्रेन इंक्रीजेस। जैसे ही मॉलिक्यूल में बेयर स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, बेयर स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब इतना याद करिए कि बेयर स्ट्रेन जितना इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, यानी उसमें जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हो जाएगा इंक्रीज करेगा। और जैसे ही परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीज करेगी। मैंने आपको यहाँ पे दोनों रूल लिख दिए हैं। मैं आपको जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि ये रिंग में कैसे यहाँ पे जो 2 H होते हैं कैसे स्ट्रेन कम करता है, कैसे ज्यादा करता है, बेयर स्ट्रेन में कैसे हम इसको स्ट्रेन निकालते हैं, उस तरह का मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप इतना याद कर लीजिए, जितनी छोटी रिंग कार्बन आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका कुछ इस तरह का होगा। इतनी बात समझ गए कि अब देखो हमने क्या किया, पहले माइनस आई देख लिया, फिर माइनस एम भी देख लिया, माइनस आर का भी रोल आ गया, फिर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को भी देख लिया, फिर हमने रिंग साइज को देख लिया। तो जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और रिंग साइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आप इसको क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए तो प्लीज नोट डाउन। देखो यहां पे हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये एग्जाम्पल हम कर लेंगे तो हमारा पूरी तरह से क्या होगा, हमारा रोल ऑफ माइनस आई और माइनस एम कम होगा। इसके बाद हमारा रोल ऑफ पीके आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर ये ए है,
ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये मान लीजिए हमारा F है। ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, स्टेबिलिटी बताना है। तो स्टेबिलिटी क्या बताना है, यहां पे देखिए कोई ग्रुप नहीं, ये ग्रुप कैसा लगा है -I -M, यहां पे ग्रुप क्या लगा है +I, यहां पे देखिए ये ग्रुप कैसा होता है +R, और ये भी क्या होता है +R, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी +I। ये तो दोनों एक जैसे हो गए ना, तो इसको क्या करें, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, यहां से रब कर देते हैं। ठीक, एक जैसे होने का कोई मतलब नहीं। अब देखो -I ग्रुप क्या कर रहा होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो क्या होगा, -I ग्रुप यानी B हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल। फिर देखिए +I ग्रुप क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। यहां पे देखिए कोई ग्रुप नहीं लगा है, ये तो कम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो A हमारा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, यहां पे देखिए ये +I, ये रेजोनेंस, तो +R क्या करता है, डोमिनेट करेगा, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन देने का, तो इसको क्या करेंगे, ज्यादा कम करेंगे, यानी आपका C आ जाएगा। C, इसमें और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो क्या होता है, जो ये OH होता है, ये एक्चुअली फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिंग में डोनेट करेगा। तो रिंग में जितना ज्यादा डोनेट करेगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, उतना कम करेगा, यानी ये थोड़ा आपका ज्यादा हो जाएगा E एज कंपेयर टू D। ठीक है, इस तरह का आपका एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इसको आप क्या करिए, नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक, अब मान लीजिए अब क्या होगा, आपके एग्जाम्पल्स में मान लीजिए कभी कभी पीके वैल्यू का रोल आ जाता है। तो क्या करता है एग्जामिनर, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता है, फिर वो क्या करता है, पूछता है कि इसमें जो आपका ये है, इस कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आइए हम थोड़ा उस तरह से करते हैं। उसको करने से पहले थोड़ा हम रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो मैंने आपको जब कार्बोकेटाइन पढ़ाया था, तो मैंने इसको 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, थोड़ा कंपेरेबल स्टडी करने में समझ में आएगा। देखिए, जब मैंने आपको कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो मैंने सेम एग्जांपल लिया था। तो मैंने आपको बताया था यहां पे जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग होती है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग में यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, मतलब यहां पे बनाना बॉन्ड बनने लगता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस, क्योंकि फिनाइल रिंग जो होती है आपकी एक नेगेटिव -I शो करता है, और थोड़ा यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन की वजह से भी स्टेबिलिटी का रोल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ये होती है। जब मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन था, यहाँ पे -I, तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो गई, ये हो गई थी। ये मैंने आपको कार्बोकेटाइन में बता चुका है। सिंपल रोल ये है कि जब कभी भी CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बनाना ओवरलैपिंग होने लगेगी और आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम ऐसे कार्बेनाइन के केस में चलते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, बनाना बॉन्ड बनाएगा, तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिनाइल में आपका क्या होगा, रिंग ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा पूरे तीनों बेंजीन रिंग में, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये होगा। उल्टा मत मार दीजिएगा, यही एग्जांपल का सेम केस, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन +I ग्रुप हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पे -I ग्रुप होगा तो क्या होगा, ये रिंग में डीलोकलाइज करने लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कंपेरेबल स्टडी में करने में ये आपकी आसानी होती है कि अगर जब कार्बोकेटाइन दिया होगा तो हमेशा देख लीजिए, जब साइक्लोप्रोपाइल दिया है तो आपके जो फिनाइल रिंग से भी ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे बनाना ओवरलैपिंग बॉन्ड रेजोनेंस बनने लगेगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, फिनाइल रिंग मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टीरिक रिपल्सन होता है, तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रह जाता है, तो क्या हो जाता है, प्रोपेलर शेप्ड हो जाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एक रीजन ये होता है, दूसरा ये कि फिनाइल रिंग एक्ट्स एज ए -I ग्रुप आल्सो, इसलिए आपका स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ फिनाइल में क्या है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, फिनाइल क्या है आपको -I ग्रुप, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन ये +I ग्रुप होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम करेंगे, ये -I ग्रुप होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये रिवर्स, तो इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स होता है। एग्जाम में कंफ्यूज मत करनिएगा, पहले पढ़िएगा कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, ये दोनों बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल होते हैं, इसलिए मैंने रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन लिया है, क्योंकि आपको जो लास्ट लेक्चर कार्बोकेटाइन का है वो आपका
याद आ जाए। ठीक है, अब देखो हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा पीके वैल्यू की तरफ मूव करेंगे और पीके वैल्यू का रोल समझेंगे। उसके बाद हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, रोल ऑफ पीके में हम देखते हैं कि अगर हम पीके वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, ये एसिडिटी से कैसे रिलेट करती है। तो जब मैं आपको अभी एक दूसरे लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा तो हमें आपको मैं बताऊंगा कि जो एसिडिटी होती है वो आपके पीके वैल्यू से कैसे रिलेट करती है। तो आज हम अगर बात करें तो जो पीके वैल्यू होती है, जो मॉलिक्यूल आपका मोर पीके होगा जिसका, उसकी लेस एसिडिटी होगी, लेस एसिडिटी। यानी जो एसिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, ये पीके वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, कि आपका मॉलिक्यूल एसिडिक का मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा एसिडिक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, पीके वैल्यू, 1/, पीके वैल्यू, इस तरह का। तो क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, आपको वहां पे बस डायरेक्ट पीके वैल्यू दे देता है। तो पीके वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अभी हम जो एग्जांपल करके आए हैं, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल है ये, मैं आप करके आया हूं ना हम लोग, PH3CH ओपन करके लिख लेते हैं, ये करके आए हैं PH ये करके आए हैं। एक PH आपके पास और है, PHH, ठीक, और यहां पे आपका एक H, मान लीजिए एक H हमारे पास और है इस तरह का। क्वेश्चन आपको दे दिया गया, इस तरह के मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पीके किसकी ज्यादा है। कुछ भी घुमा फिरा के कर सकता है, वो बहुत कंफ्यूज करता है वहां पे। तो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें से अब एसिडिटी पूछ लिया तो -H+ हमें निकालना है। क्या करना है, -H+, तीनों में से रिलीज करना है। क्यों, एसिडिटी पूछना, तो एसिड्स क्या होते हैं जो H+ देते हैं। तो H+ हम क्या करेंगे, H+ देने के बाद जो इसका कार्बेनायन बनेगा, तो देखिए ध्यान से C- ये बनेगा, ठीक। ये देने के बाद इसमें क्या बनेगा, PH H, तो PH CH देखो तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन क्या होता है, देखिए ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है, ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए ये जो कॉन्जुगेट बेस है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन या एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। ये देखिए कार्बेनायन, ये जो कार्बेनायन बना है ये स्टेबिलाइज्ड बाई 3 रिंग, ये बाई 2 रिंग, बाई 1 रिंग। हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, यहां पे जब हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया, ये क्या बना है, ये कॉन्जुगेट बेस बना है। तो जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। उतने होने ज्यादा होने की वजह से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस पीके हो जाएगी, बिकॉज ये कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है क्योंकि 3 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं। तो अगर हम इसकी पीके वैल्यू की बात करें तो इसकी मान लीजिए अप्रॉक्स 29 होती है, इसकी आपकी 31 होती है, इसकी अप्रॉक्स आपकी 39 होती है। तो देखिए पीके वैल्यू से क्या लग रहा है, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको 4 पीके वैल्यू दे दी और बोला कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोर पीके लेस एसिडिटी। तो क्या होगा, आपको कभी भी कोई मॉलिक्यूल दिया हो तो उसको पहले क्या करिए, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए, कॉन्जुगेट बेस की क्या करिए, स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी पीके वैल्यू उतनी कम होगी। तो एग्जामिनर आपसे क्या करता है, एग्जामिनर आपको क्या करता है, वो कभी कॉन्जुगेट बेस बना के उसकी एसिडिटी पूछ लेता है, या कॉन्जुगेट बेस की ही स्टेबिलिटी पूछ लेता है, या कभी कभी पीके वैल्यू भी देके आपसे एग्जामिनर में
पूछ लेता है। तो आइए अब हम उस तरह के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कंफ्यूजन्स क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इतनी बात समझ गए। देखो अभी हम लोग वही एग्जांपल्स करेंगे। अगर हम बात करें, मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था CH4 और हमने आपको मान लीजिए एथेन दिया और फिर हमने आपको मान लीजिए ये ऐसा दे दिया, इस तरह का दे दिया कि पूछ लिया गया, मैंने आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे दिया, पूछ लिया किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो क्या करना, हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसका क्या करिए, इसमें से -H+ निकाल दीजिए, इसमें से भी क्या करिए -H+ निकाल दीजिए, इसमें से भी क्या करिए -H+ निकाल दीजिए। जब -H+ निकालेंगे तो ये बनेगा CH3-, ये बनेगा CH3CH2-, ठीक। ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C- और CH3, ठीक। सॉरी यहां पे 2 H होंगे, ठीक, और यहां पे एक H आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। वो आपको लेबल्ड करके वहां पे दे भी सकता है। अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इस कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो ये देखिए मिथाइल है, ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। तो क्या होगा, ये सेकेंडरी होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल होने की वजह से इसकी पीके वैल्यू क्या होगी, मोर पीके वैल्यू होगी, मोर पीके। इसकी क्या होगी, लेस पीके वैल्यू, लेस पीके वैल्यू, लेस पीके वैल्यू के क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, यानी ये आपका मोर स्टेबल होगा। बात समझ गए। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, ठीक, इसके कंपेयर में पीके वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा। इसकी पता लगे पूछ ले पीके वैल्यू, आपने इसको उल्टा कर दिया। और के जब पूछे, मान लो कभी के भी दिया होगा, तो क्या होगा, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pk। इतना बस याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस अगर कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है तो उसका कंजुगेट बेस बनाइए, उसकी स्टेबिलिटी देखिए, -I लगा के, +M लगा के, +-M लगा के, +R लगा के, एरोमेटिसिटी देख के, हाइपर कंजुगेशन देख के, अब सारे फैक्टर्स लगा के देखिए, आपकी स्टेबिलिटी आपके हाथ में। तो आइए अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मान लीजिए मैंने आपको कुछ एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक, फिर हमने क्या किया, आपको एक कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक, सॉरी यहां पे कुछ ऐसा रहेगा, ठीक, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, क्या है, और फिर एक आपको दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, ठीक। यहां पे आपका ये है, पूछ लिया गया कि इसको अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में करवाते रहेंगे कम से कम, जब आपको हमको टाइम मिलेगा। देखिए अब इसका पूछ लिया गया एसिडिटी, तो क्या करना है, इसका पहले हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट कैसे बनेगा, यहां से हमने -H+ दे दिया, यहाँ पे 2 H होंगे तो H कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे 2 H होंगे तो हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। फिर क्या करना है, फिर से हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया, अब क्या करना है, देखिए ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाया है, देखिए अभी इसका फोरेन, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। पहले सिस्टम ये फोरेन था, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये Foren+2 को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, ये भी Foren+2 को फॉलो करेगा, ये भी। अब देखो अब क्या है, अब क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के वजह से, अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो है ये 2-2 रिंग से स्टेबलाइज है, 2-2 बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज है। ये देखिए इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, आई थिंक यहाँ पे आपका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये बन गया। अब देखो ये भी
ये भी और ये भी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ देखो दो दो बेंजीन रिंग से स्टेबल है, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो मान लीजिए ए, बी और सी, तो क्या एरोमेटिक सिस्टम सारे हैं, तो आपका बी आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों तरफ से बेंजीन रिंग आपके अटैच। फिर क्या होगा, सी वाला होगा, क्योंकि इसके बेंजीन रिंग एक साथ में। यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं, यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, आपका ए होगा। तो हमारी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये जो प्रोटॉन है ये H वाला, ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। मोर एसिडिक का मतलब इसका क्या हो जाएगा, लेस पीके, यानी मोर के ए। बस कॉन्जुगेट बेस बनाइए, आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करने हैं, सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो हम यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, इसको बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। हम जब आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़वा देंगे तब आपको हम बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाएंगे। उसमें जितनी भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बची हुई हैं मैं आपको उसके साथ में कंपाइल करवाता रहूंगा धीरे धीरे। तो ठीक है, तब तक हम इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड लक।